हेलो क्लास 9th, वेलकम इन ए स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी साइंस का, उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम मेनली बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की। यानी कि इस लेक्चर में हम इवेपोरेशन और इवेपोरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन के ऊपर, उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इसके अलावा जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। तो इवेपोरेशन क्या होता है आप सबने देखा होगा। जैसे पहले मान लो कि फ़र्श पे कुछ पानी गिर गया, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि फ़र्श पे गलती से आपने पानी गिरा दिया, ठीक है। अब अगर आप इस पानी को पड़े रहने दो वहीं पे, तो आप देखोगे धीरे धीरे ये पानी सूख जाता है, ठीक है। तो यही जो पानी सूख रहा है, ये क्यों सूख रहा है? ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो मतलब पानी था, धीरे धीरे वो सूख गया। सूखा क्यों? सूखा मतलब वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ गया, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है इवेपोरेशन। अब इसकी डेफिनेशन में लिखनी कैसे है? इसकी डेफिनेशन हमें इस तरह से लिखनी है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी लिक्विड का उसके वेपर में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये चीज़ बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो देखो यार, जब ये फर्श से पानी वाटर वेपर बन के उड़ गया तो वहाँ पे आपने इतना तो नहीं गर्म किया इसे कि ये उबल सके। यानी कि जो उबलने वाला टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उससे तो कम टेम्परेचर पे ही हो रहा है ना ये। तो याद रखना है, जो इवेपोरेशन है हम तभी उसको इवेपोरेशन बोलेंगे जब वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे हो। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको याद रखना है कि जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इससे पहले हमने बॉइलिंग पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि बल्क फिनोमिना था। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना क्यों है इसको समझते हैं, और ये होता कैसे है इसको भी समझते हैं कि इवेपोरेशन हो ही क्यों रहा है, ठीक है। देखो यार, मान लो यहाँ पे कोई एक बर्तन है, ठीक है, पतली सी प्लेट टाइप, और इसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इस पानी का ऊपरी सरफेस है, बाहरी जो सरफेस है, जो बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो पानी के बाहरी सरफेस पे जो पानी के कण होंगे ये क्या करेंगे? अपने चारों ओर से हीट एनर्जी एब्जॉर्व करने लग जाएंगे। तो ये कण जब हीट एनर्जी एब्जॉर्व करने लग जाएंगे और जब इन पे इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये बाकी कणों के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सकें, तब ये कण आज़ाद हो जाएंगे और ये इतनी एनर्जी सोखने के बाद अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे और गैसियस स्टेट में बदल जाएंगे। मतलब ये जो वाटर था, वाटर वेपर बन जाएगा और ये उड़ जाएंगे, ठीक है। ये किसके साथ हो रहा है? बाहरी सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसके साथ। तो आप यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हो कि जो फिनोमिना है ये, पहली बात तो ये सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस वाले पार्टिकल्स ही वाटर वेपर में चेंज हो रहे हैं, तो ये हो गया सरफेस फिनोमिना। दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि ये वाटर वेपर में चेंज होने के लिए अपने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने एनर्जी ले ली अपने आसपास से, तो इनके आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट भी पैदा होगा। समझ में आ गया कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आपको लिखना कैसे मैं अब ये बता रहा हूँ, समझ में तो आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग। मतलब कि अपने चारों ओर से, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, तभी तो इवेपोरेट हो पाएगा। इवेपोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मेक्स दी सराउंडिंग कोल्ड। और यही एनर्जी का सोख लेना सराउंडिंग को क्या बना देता है? ठंडा बना देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो, मान लो आपने अपने हथेली पे पानी की कुछ बूंदें डाली, तो आपकी हथेली, आपको क्या महसूस होती है? ठंडी, ठीक है ना। जब भी पानी गिरता है तो आपकी हथेली ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम रीज़न है। जैसे ये लिक्विड आपके हाथ पे आया, आपके हाथ की गर्मी, ठीक है ना, ये सोखने लग जाएगा और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होने लगेंगे। तो इवेपोरेट होने के लिए वो क्या कर रहा है? आपके हाथ की गर्मी को एब्जॉर्व कर ले रहा है, इसीलिए आपका हाथ ठंडा महसूस करता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने ये लिखा है वही यहाँ समझाया आपको। चलिए, तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इवेपोरेशन को। यानी कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर के साथ घट या बढ़ सकता है, मतलब उस पर असर पड़ सकता है, उसकी बात हम करने वाले हैं,
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो इवेपोरेशन है ये इन फैक्टर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा एक शर्ट की मदद से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं आपको ये चारों पॉइंट जो हैं शर्ट की मदद समझाऊंगा कि इवेपोरेशन कैसे कैसे इफेक्ट होता है इन सब से। देखो मैंने क्या लिखा है, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, पहला पॉइंट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी तेज़ी से वहाँ पे इवेपोरेशन होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखो मान लो आपके पास एक शर्ट है, अब आप इस शर्ट को गीला कर देते हो, अब आपको ये शर्ट सुखानी है। जब ये शर्ट पूरी सूख जाए उसका मतलब क्या हुआ कि इसका सारा पानी इवेपोरेट हो गया भाई, अगर गीली थी तो। ठीक है, तो अब आप दो कंडीशन सोचो। एक कंडीशन ये है कि आप इस शर्ट को अच्छे से ऐसे फैला के सुखाते हो, दूसरा केस क्या है कि आप इस शर्ट को ऐसे गोल मोल करके गोला टाइप का बना देते हो। अब आप बताओ कि ये शर्ट कब जल्दी सूखी होगी? जाहिर सी बात है जब ये ऐसे फैलाई होगी आपने। ठीक है, तो जब आप इसको फैला रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जा रहा है, यानी इसका ज़्यादा सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में है बाहर, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो अब बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो जब ये ऐसे फैला के सुखाई गई मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था तो जल्दी सूख गई। सूख क्यों रही है? क्योंकि इसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसको फैलाया गया यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया तो इवेपोरेशन तेज़ी से हुआ। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन कैसे बढ़ रहा है। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि इवेपोरेशन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अब फिर से आप यही कंडीशन समझो कि यही शर्ट मान लो आप सर्दियों में सुखाते हो और यही शर्ट आप गर्मियों में सुखाते हो, तो कब जल्दी सूख जाएगी? जाहिर सी बात है गर्मियों में। तो गर्मियों में जल्दी सूख जा रही है यानी गर्मियों में इसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जा रहा है। अब गर्मियों और सर्दियों में फ़र्क किस चीज़ का है? टेम्परेचर का, यानी जब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे इवेपोरेशन पानी का जल्दी हो जा रहा है। तो यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। याद रखना, इवेपोरेशन ज़्यादा कब होगा? जब ह्यूमिडिटी कम होगी। अच्छा ह्यूमिडिटी क्या होता है? पहले इसको समझ लो। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में पानी की नमी या पानी की मात्रा कितनी है। आपको पता है कि जो ये हवा है, ठीक है ना, इसमें पानी के छोटे छोटे कण वेपर के रूप में रहते हैं। तो यार देखो अगर हवा में पहले से ही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि पानी की मात्रा हवा में अगर पहले से ही ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये सूखने में दिक्कत करेगा ही वो। ठीक है ना, क्योंकि हवा की भी एक कैपेसिटी है कि वो एक मैक्सिमम नंबर, एक लिमिट तक ही पानी के वेपर्स को होल्ड कर सकती है। तो आप याद रखना कि ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। ठीक है, आप इसको समझ भी सकते हो यार, जब पानी में नमी वगैरह होती है ज़्यादा बरसात के मौसम में तो शर्ट वगैरह देरी से सूखती हैं। ठीक है ना, मतलब कि नमी अगर ज़्यादा है तो ये इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और अगर नमी हवा में कम है यानी ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है ह्यूमिडिटी का और इवेपोरेशन के रेट का। अच्छा अगला क्या है? इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन तेज़ होगा। ये तो आप समझ सकते हो यार कि कई बार जब कपड़े नहीं सूख रहे होते हैं तो हम उन्हें पंखे वगैरह के सामने रख देते हैं ताकि वो हवा से जल्दी सूख जाएं। तो मतलब विंड स्पीड के बढ़ने से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन तेज़ी से हो रहा है। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलिए अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, मतलब समर यानी गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको याद रखना है, कॉटन इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कि जो कॉटन है, सूती कपड़ा है, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, यानी पानी को ये बहुत आसानी से सोख सकता है। सो इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोज इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इवेपोरेशन, यानी कि जो ये कॉटन का कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो ये हमारा स्वेट यानी पसीना आसानी से सोख लेगा और सोख के ये बाहरी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ले आएगा वो पसीना। ठीक है ना, मतलब आपसे शरीर से सूख के पसीना, ये कपड़ा गीला हो गया और जो ये गीला कपड़ा है भी अब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो होगा क्या? उस पसीने का इवेपोरेशन हो जाएगा। एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, क्योंकि जो ये पसीना है या पानी है ये इवेपोरेट होने के लिए क्या करेगा? हमारी बॉडी से ही, हमारे कपड़ों से ही गर्मी सोख लेगा और ये इवेपोरेट हो जाएगा।
तो क्योंकि हमारी बॉडी से गर्मी इन्होंने सोख ली तो हमें ठंडा महसूस होगा, और गर्मियों में चाहिए क्या भाई, गर्मियों में आपको ठंडक ही तो चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, इसीलिए हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए गर्मियों में। समझ में आगे बात। तो यहाँ भी कूलिंग इफेक्ट की वजह से ही ये आंसर हम लिख पाए हैं। तो आपको याद रखना है सबसे मेन चीज़ क्या है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस। ठीक है, आपने ये देखा होगा यार कि अगर आप कोई एक ऐसा ग्लास लो जिसमें कोई, ठीक है, या तो बर्फ़ की आइस क्यूब डाल दो, मतलब बर्फ़ की क्यूब्स डाल दो आइस क्यूब, या बहुत कुछ ठंडा रखो इसके अंदर, कोई कोल्ड ड्रिंक है जो कि बहुत ठंडी है, तो आप क्या देखोगे कि इस ग्लास के बाहरी सरफेस पे पानी की कुछ बूंदें आपको दिखने लगती हैं। तो ये जो बूंदें हैं जाहिर सी बात है अंदर से तो नहीं आ रही हैं, ये बूंदें कहाँ से आई हैं, क्यों देख पा रहे हैं हम इन ड्रॉपलेट्स को, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, अभी मैंने आपको बताया कि भैया हवा में पानी के वेपर होते हैं, ठीक है ना, हवा में पानी की नमी होती है, लेकिन वो वेपराइज फॉर्म में है तो हमें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आते हों, जैसे गिलास ठंडा था तो ग्लास के सरफेस को जब वो हवा टच करेगी जिसमें नमी है, तो जो पानी के वेपर है ना वो कंडेंस हो जाएंगी, ठीक है ना, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे और वो वापस से गैसियस फॉर्म में बदल के किस में बदल जाएंगे, गैसियस फॉर्म से, और वो वापस से किस में चेंज होंगे, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। मतलब जो वाटर वेपर हैं जो हवा में प्रेजेंट हैं, जैसे ही वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे अपनी एनर्जी खो देंगे और वो वापस से किस में चेंज होंगे, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, यानी कंडेंस हो जा रहे हैं वो। और यही जो कंडेंस होकर छोटी छोटी बूंद बना रहे हैं वही हम उस ग्लास के ऊपर देख पाते हैं। समझ में आ गया ग्लास के बाहरी सरफेस से पानी कहाँ से आ रहा है। चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेनली इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं सारे के सारे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ठीक है, मतलब जो कूलर है वो हॉट ड्राई डे पे बेटर कूलिंग क्यों करता है। तो जाहिर सी बात है यार, अभी आपने पढ़ा इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, और जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना वो ज़्यादा होगा। तो ड्राई का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है ह्यूमिडिटी कम है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा रहा होगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतनी अच्छी कूलिंग, क्योंकि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो यही है इसका आंसर। अब लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम जानते हैं भैया कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। एंड ऑन ए हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो। मतलब हॉट गर्म दिन है तो टेम्परेचर हाई होगा, ड्राई है तो ह्यूमिडिटी लो होगी। ड्यू टू विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। अब ज़्यादा इवेपोरेशन मतलब कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। यहाँ कूलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, COO आएगा, COOLING, ठीक है। तो कूलिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए जो डेजर्ट कूलर है वो बढ़िया कूल करता है हॉट ड्राई डे पे। आगे बात समझ में, ठीक। चलो ये हो गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मियों में मटके में या घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे हो जाता है, ये हमें समझाना है। तो जो मैंने लिखा है इससे पहले आप यहाँ समझो। मान लो ये अपने पास कोई मटका है या घड़ा है, ठीक है। अब इस घड़े के अंदर क्या होता है भैया, पानी, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो ये मटका होता है ना ये पोरस होता है, नेचर में मिट्टी का बना होता है यार ये। तो मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी ये सोख के कुछ पानी बाहरी सरफेस पे आ जाता है। इसको अगर आप देखना चाहो तो आप मटके, अगर मटका है आपके पास तो जब पानी उसके अंदर भरा हुआ हो तो आप उसको बाहर से छूना, ठीक है। तो जब उसको आप बाहर से छुओगे ना तो आपके हाथ में भी थोड़ा नमी आ जाएगी। तो ये नमी कैसे आ रही है, क्योंकि अंदर का पानी सोख के बाहर वाले सरफेस के कांटेक्ट में ले आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये पानी मटके के बाहरी सरफेस पे आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, ये पानी इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। अब इवेपोरेशन के लिए गर्मी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, इसी घड़े से। तो इस घड़ी से ये पानी के जो कण हैं गर्मी को यानी कि ऊष्मा को या हीट को एब्जॉर्ब करके
वाटर वेपर में बदल गए। अब क्योंकि इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी है, इवेपोरेशन हुआ है, तो कूलिंग इफेक्ट होगा ही होगा यार। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर। ये पोरस होता है नेचर में, भंगुर होता है। पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। थ्रू दीज टिनी पोर्स सम वाटर कम्स ऑन आउटर सरफेस। इन्हीं छोटे छोटे पोर से जो वाटर है वो बाहरी सरफेस पे आ जाता है। किसके बाहरी सरफेस पे, ऑफ पॉट यानी पॉट के। एंड दिस वाटर इवेपरेट्स, और ये वाटर इवेपरेट होने लगता है। एंड फॉर इवेपरेशन इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, जाहिर सी बात है, ठीक है, फ्रॉम द वाटर पॉट, एंड दैट्स वाई वाटर इन पॉट बिकम्स कूल। आगे बात समझ में। अब देखो जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। यानी कि जो हमारी पाम है, हमारी जो हथेली है, वो ठंडी क्यों महसूस होने लग जाती है हमें जब हम या तो एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम अपने हथेली पे रखते हैं। तो इसको ज़रा समझ लो, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कुछ चीज़ रख रहे हैं, देखो यहाँ पे तो वाटर गिर रहा है। अब ऐसे ही यार वाटर जैसे गिर रहा है ठंडा महसूस होता है, वैसे ही मान लो इस वाटर की जगह हम पेट्रोल या परफ्यूम या एसीटोन डालेंगे अपने हाथ पे, तो फिनोमिना तो सेम ही होना है। होगा क्या कि जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपने हाथ पे, वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और इवेपोरेट होने के लिए वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, हमारे हाथ से। तो हमारे हाथ की एनर्जी कहाँ चली गई, उसको इवेपोरेट करने में कुछ एनर्जी चली गई, तो यार हमारा हाथ तो ठंडा महसूस हो गई ना। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन और पाम, अपनी हथेली पे, दे इवेपोरेट्स ईजिली। ठीक है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी वोलाटाइल होती हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है ना। एंड फॉर इवेपोरेशन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम और पाम, एंड दैट्स वाई और पाम फील कोल्ड। खत्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये आंसर भी। चलो तो अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रैदर देन ए कप। मतलब क्या है, मतलब सॉसर में हम कोई गर्म चाय या टी जल्दी पी लेते हैं। मतलब क्या है कि सॉसर में हम कोई गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं कप के मुकाबले। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉसर देखा होगा आपने, एक प्लेट नुमा होती है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब भी आप इसमें दूध या फिर चाय गर्म डालोगे तो फैल जाएगा, यानी तो सरफेस ज़्यादा, सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा। और हमने अभी पढ़ा था कि यार सरफेस ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट। यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा है सॉसर का कप के मुकाबले, इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन तेज़ी से हो रहा है, और इवेपोरेशन तेज़ी से होने से वहाँ पे चीज़ें ठंडी जल्दी हो रही हैं। अब ये गर्म चीज़ थी, ठंडी जल्दी होंगी, तो हम आसानी से उसको जल्दी पी लेंगे। ठीक है, अब यही चीज़ जो मैंने समझाई, लिखना कैसे है वो देख लो। मैंने यहाँ पे लिखा ए सॉसर हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया देन ए कप, यानी सॉसर के पास कप से ज़्यादा एरिया है। एंड वी नो दैट इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। ऑल्सो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये भी मैंने आपको बताया कि भाई इवेपोरेशन से कूलिंग होगी। एंड मोर इवेपोरेशन मीन्स मोर कूलिंग, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा कूलिंग। सो ड्यू टू दिस फास्ट कूलिंग वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर इन ए सॉसर रैदर देन अ कप। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब इसका आखिरी क्वेश्चन भी देख लो यार, क्या बोला गया इसमें, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। मतलब हमें गर्मियों में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, ये तो मैंने अभी आपको समझाया। गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के। क्यों, क्योंकि वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, तो जो हमें पसीना होगा वो भी वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करके वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा बाहर पसीना, और वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो वही फिर से यहाँ पे लिखना है यार, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट यानी पसीना, एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर फॉर इवेपोरेशन, एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। और आप जानते हैं कि भैया गर्मियों में हमें क्या चाहिए, कूलिंग ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोल दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैं समझाया था, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।